नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से बन रहा है आत्मनिर्भर। घरेलू रक्षा उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कोलकाता में उनके घर पर जाकर सीआईडी ने थमाया नोटिस। विधानसभा हस्ताक्षर विवाद में दिया गया नोटिस। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बढ़ा तनाव। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान, अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर शुरू होंगे हमले। भारत दौरे पर म्यांमार के राष्ट्रपति बोधगया में महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। शाम को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित ये वाटिका सीजी सिटी में विकसित की गई है। यहाँ स्थापित रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण होगा। नौसेना शौर्य वाटिका में आने वाले पर्यटक भारतीय नौसेना के योगदान और पराक्रम को करीब से जान सकेंगे और देश की रक्षा में नौसेना की भूमिका को समझ पाएंगे। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेश वासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा। यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें हैं, मैं मानता हूं, बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि अब भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका है। 2014 में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन मात्र 46,000 करोड़ रुपया था। यानी हम लोग भारत में सिर्फ 46,000 करोड़ रुपए के हथियार और सारे सब मिला जुलाकर 46,000 करोड़ रुपए के सारे साजो सामान बना पाते थे। लेकिन आज वही बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जून समाप्त होते होते आपको यह जानकारी मिलेगी। यह 1.5 लाख करोड़ ही नहीं है, बल्कि यह बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1,000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे। लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। और वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे, तभी दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता। भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला
अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है। और पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी की एक टीम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचकर अभिषेक बनर्जी को नोटिस सौंपा। सीआईडी अधिकारियों का यह दौरा कथित विधानसभा हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच के सिलसिले में हुआ। सूत्रों के अनुसार विधानसभा से जुड़े दस्तावेजों में कथित हस्ताक्षर जालसाजी के आरोपों को लेकर सीआईडी जांच कर रही है और इसी क्रम में यह कदम उठाया गया है। वहीं नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि सीआईडी अधिकारियों को नोटिस व्यक्तिगत रूप से देना था, इसीलिए वे उनके आवास पर इंतजार कर रहे थे। और पश्चिम बंगाल सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। बीरभूम के मोहम्मद बाजार में बालू कारोबारी लगन शेख के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी और इस दौरान घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। तृणमूल शासन के दौरान बालू चोरी एक उद्योग का रूप ले चुकी थी। बालू चोरी मामले में सीबीआई जांच के दौरान तृणमूल के कई प्रभावशाली नेताओं के नाम भी सामने आए। मोहम्मद बाजार थाना सूत्रों के अनुसार लगन शेख के घर और कार्यालय से 49,75,000 रुपए नकद और लगभग 502 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने शमीम शेख नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल में लगातार तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। नदिया जिले की नवदीप नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता विमान कृष्ण साहा के घर से सटे बराल हाट क्लब से सरकारी राहत सामग्री भारी मात्रा में बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस ने टीएमसी नेता को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। वहीं बरामद सामग्री में कंबल, तिरपाल और बड़ी संख्या में साड़ियां शामिल हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली राहत सामग्री का वितरण करने के बजाय उसे जमा करके रखा गया था ताकि उससे आर्थिक लाभ कमाया जा सके। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अध्यक्ष के घर के बाहर प्रदर्शन किया और टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। शुक्रवार देर रात जब पुलिस विमान कृष्ण साहा को उनके घर से लेकर जा रही थी तब लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने चोर चोर के नारे लगाए और उन पर जूते भी फेंके। उधर बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नए सिरे से सरकारी आवासों का आवंटन किया गया है। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना सरकारी आवास खाली न करने पर वो अड़ गई हैं। उन्होंने सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करने के सरकारी आदेश को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि वे आवास नहीं खाली करेंगी। सरकार चाहे तो पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। दरअसल 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पास लंबे समय से है। नई सरकार ने यह बंगला बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा के पहले दिन बोधगया के महाबोधि मंदिर में पहुंचे। यहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर अपने आधिकारिक दौरे की शुरुआत की। बोधगया एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने उनका भव्य स्वागत किया। म्यांमार के राष्ट्रपति का पद संभालने के करीब 2 महीने बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। आज गोवा स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, गोवा के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी प्रसिद्ध है। नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ गोवा विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं गोवा के लोगों के निरंतर समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हूँ। आज गोवा अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि गोवा राज्य स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर गोवा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा की जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के मिलनसार लोग पूरे विश्व में विख्यात हैं। यह दिवस उन सभी लोगों को कृतज्ञता पूर्वक याद दिलाने का भी एक अवसर है और जिन्होंने गोवा की प्रगति और उसकी पहचान बनाने के लिए अथक परिश्रम किया।
गोवा निरंतर समृद्ध होता रहे और विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता रहे। मैं हर गोवावासी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। और वहीं देश में लोक शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक सरल, स्मार्ट और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG ने भाषणी के सहयोग से समाधान दीदी नामक AI सक्षम वॉइस चैटबॉट विकसित किया है, जिसका शुभारंभ आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ये AI आधारित चैटबॉट नागरिकों को एक संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देगा। नागरिक वॉइस या टेक्स्ट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। चैटबॉट शिकायत की सामग्री का विश्लेषण कर उसकी उपयुक्त श्रेणी और उप श्रेणी स्वतः निर्धारित करेगा। इससे नागरिकों को संबंधित मंत्रालय, विभाग या शिकायत श्रेणी का चयन स्वयं नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह तकनीक और सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास जताया है कि नया AI आधारित CP ग्राम्स चैटबॉट शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक सशक्त, तेज और जनहितकारी बनाएगा। आज ये जो चैटबॉट लॉन्च किया गया है, 22 भाषाओं के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, ताकि नागरिक को सुविधा रहे और विशेषकर वो नागरिक जो पढ़ने लिखने में शायद इतना सामर्थ्य ना रखते हों या जो दिव्यांग हैं या जो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको ईज ऑफ यूजिंग द ग्रीवेंस मैकेनिज्म रहे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक वाक्य में कि दिस चैटबॉट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या CP ग्राम। देश में पहली हाईटेक एविएशन मौसम निगरानी प्रणाली स्काई कास्ट सिस्टम स्थापित हो गई है। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसे लगाया गया है। इसका मकसद विमानन मौसम निगरानी में सुधार करना और कोहरे से होने वाली बाधाओं को कम करना है। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर ऊपर तक हवा में बाउंड्री लेयर मापने की क्षमता है। कोहरे से होने वाली बाधाएं कम हो जाएंगी। टेक ऑफ और लैंडिंग में भी अधिक अब ये सुरक्षित होंगी। स्काई कास्ट गंभीर मौसम स्थितियों के दौरान पायलटों और विमानन ऑपरेटरों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके विमानन सुरक्षा में बड़ा बदलाव लाएगा। इस प्रकार वे उतरने के लिए सबसे सुरक्षित समय का निर्णय ले सकते हैं। साथ ही इससे रूट डाइवर्जन, यात्रियों की देरी और फ्लाइट कैंसिलेशन में भी कमी आएगी। साथ ही बता दें कि अब तक विश्व स्तर पर केवल 18 ऐसे उन्नत सिस्टम स्थापित किए गए हैं और भारत 19वां सिस्टम स्थापित करने वाला देश बन गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दूसरा ऐसा सिस्टम जेवर हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद अन्य हवाई अड्डों पर भी इसे स्थापित किया जाएगा। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। हाँ, लिख लीजिए 45624592357242। पापा ने तो 40 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया। ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को री-KYC करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYC पोर्टल से या अपने बैंक से या फिर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देके पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। समझी जाए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में आयोजित एक विधिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उपलब्धियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता और भारतीय चुनाव प्रणाली द्वारा लगातार न्यायिक कसौटियों पर खरा उतरने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन के कारण भारत की चुनावी व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर व्यापक सम्मान और मान्यता प्राप्त हो रही है। Some point of time, you need to check your confidence because you're going to take on something which perhaps has never been done before, and yet doing it with an electorate which is the largest on earth.
and with a machinery which is in various languages across 36 states and union territories. So I was asking Mr. Naidu, are we well on the track? And you know what he said? To implement any law, any consequence is of no consequence. And that's the line which took me through this entire journey from 25th of June when the Bihar SIR was ordered. और पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए की 150वीं पासिंग आउट परेड हुई और इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्प्रिंग टर्म 2026 की परेड की सलामी ली। वे इस कार्यक्रम में रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए। इस सेरेमनी के साथ 355 कैडेट सशस्त्र बलों में शामिल हो गए। इस दौरान कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। जनरल द्विवेदी ने परेड में शामिल कैडेटों की सराहना की और चीता स्क्वाड्रन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई दी। पास आउट होने वाले 355 कैडेटों में 12 मित्र देशों के 24 विदेशी कैडेट भी शामिल थे। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भले ही वे अलग अलग देशों से आए हों, लेकिन एनडीए ने सभी को समान मूल्यों और आदर्शों से जोड़ा है। वहीं सेना प्रमुख ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ध्यान तीनों सेनाओं के बीच और बेहतर तालमेल बनाने पर है। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. और वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को मजबूत बताया, लेकिन साथ ही पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सतर्कता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वित्त मंत्रालय ने जारी अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में कहा है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की ऊंची कीमतें, रुपए में कमजोरी, उत्पादन लागत में बढ़ता दबाव और सामान्य से कम मॉनसून की संभावना ऐसे कारक हैं जिनके चलते नीति निर्माताओं को लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पहले से कमजोर वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए एक बड़ा झटका बनकर उभरा। इसका असर ऊर्जा बाजार, सप्लाई चेन, व्यापार मार्गों और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों पर साफ दिखाई देने लगा है। समीक्षा में कहा गया है कि यदि खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान बना रहता है तो इससे वैश्विक आर्थिक विकास और कमजोर हो सकता है और कई देशों की आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत के लिए भी इन बाहरी दबावों का असर अब धीरे धीरे घरेलू अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देने लगा है। अप्रैल 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी विकास गति बनाए रखी। ई वे बिल जनरेशन, पीएमआई सूचकांक और बिजली खपत वृद्धि के दायरे में बने रहे। समीक्षा में कहा गया है कि देश के पास 817.53 लाख टन चावल और गेहूं का बफर स्टॉक मौजूद है और जलाशयों में भी पर्याप्त जल भंडारण है, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा को सहारा मिलेगा। अप्रैल 2026 में औद्योगिक गतिविधियों में कुछ नरमी देखी गई, जिसका कारण वैश्विक अनिश्चितता और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की कमजोरी रही है। फिर भी सीमेंट, स्टील और बिजली उत्पादन में मजबूती बनी रही, जो बुनियादी ढांचे और निर्माण गतिविधियों से जुड़े मजबूत घरेलू मांग को दर्शाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्यात ऑर्डर में बढ़ोतरी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश ये संकेत देते हैं कि औद्योगिक गतिविधियों में बुनियादी मजबूती बनी हुई है। वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो एफपीआई की निकासी के कारण पूंजी प्रवाह में अस्थिरता बनी रही और रुपए पर दबाव देखा गया। इसके बावजूद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का प्रवाह मजबूत रहा और वित्त वर्ष 2025 से 26 में यह रिकॉर्ड 94.5 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार भी आरामदायक स्तर पर बना हुआ है, जो वैश्विक अस्थिरता से निपटने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम कर रहा है।
अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर तनाव फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। युद्ध विराम और हॉर्मुज को लेकर जहां एक ओर बातचीत और संभावित समझौते की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में ईरान का एक बार फिर से अल्टीमेटम ईरान को दे दिया है। वहीं शांग्री-ला डायलॉग के दौरान हेगसेथ ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास हमले के लिए पर्याप्त संसाधन और क्षमता मौजूद है, जबकि ईरान के पास पर्याप्त संसाधन खत्म हो चुके हैं। और WHO ने बड़ा ऐलान किया है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक प्रकोप शुरू होने के बाद से एबोला के पहले रोगी के ठीक होने की घोषणा WHO ने की है। जिनेवा में WHO की तकनीकी अधिकारी अनाइस लेगैंड ने वायरल हेमोरेजिक बुखार से और अधिक लोगों के ठीक होने की उम्मीद जताई है। वहीं WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक समर्थन की अपील भी की है, ताकि फैल रहे बुंडीबुगियो स्ट्रेन के एबोला प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और उसके पड़ोसी देशों में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस दुर्लभ स्ट्रेन के फैलाव को रोकने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। इस स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोंगो गणराज्य में एबोला के 906 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 223 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। कोंगो में एबोला के बुंडीबुगियो स्ट्रेन का संक्रमण जारी है। युगांडा में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोंगो में एबोला के 125 मामलों की पुष्टि हुई है। युगांडा में भी एबोला के 7 मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि सामुदायिक संक्रमण की खबर नहीं है। और वहीं हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज से ठीक 200 साल पहले 30 मई 1826 को हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड की शुरुआत हुई थी। आखिर कैसे रही है पिछली 2 सदी में हिंदी पत्रकारिता की यात्रा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 30 मई 1826 ये वो तारीख है जिस दिन देश में पत्रकारिता के इतिहास में एक नए सूर्य का उदय हुआ। इस दिन हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता की यात्रा शुरू हुई थी। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। अपने नाम की तरह उदंत मार्तंड हिंदी की समाचार दुनिया के सूर्य के समान ही था। आज इस ऐतिहासिक दिन को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस समाचार पत्र की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से की थी। जुगल किशोर शुक्ल वकील थे और कानपुर के रहने वाले थे। हालांकि उन्होंने कलकत्ता को अपनी कर्मस्थली बनाया। जुगल किशोर शुक्ल खुद उदंत मार्तंड के प्रकाशक और संपादक थे। ये एक साप्ताहिक अखबार था जो हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों तक पहुंचता था। उदंत मार्तंड के पहले अंक की 500 प्रतियां छपी थीं। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसने हिंदी भाषा में समाचारों को एक व्यापक मंच प्रदान किया। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसे भारत में हिंदी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। इसलिए 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उस जमाने में उदंत मार्तंड को एक क्रांतिकारी अखबार के रूप में जाना जाता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लिखता था। इस अखबार को डाक से अन्य राज्यों में हिंदी के पाठकों तक भेजा जाता था, जिसमें काफी खर्च आता था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार से डाक की लागत को कम करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इस तरह की कई अड़चनों के चलते 1827 में करीब 18 महीने के बाद ही उदंत मार्तंड को बंद करना पड़ा। हालांकि इसकी गूंज इन 18 महीनों के बाद दशकों तक सुनाई पड़ी। उदंत मार्तंड के साथ ही हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी और देश में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मंच तैयार हुआ। बाकी भाषाओं की तरह हिंदी में भी पत्रकारिता समाज को सूचनाओं, विचारों और जागरूकता से जोड़ने का शक्तिशाली माध्यम बनी, जिसने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई।
इस दौरान पत्रकारिता के माध्यमों में भी नई तकनीकों के साथ खूब बदलाव हुए। वहीं आजादी के बाद भी हिंदी पत्रकारिता ने लोकतांत्रिक मूल्यों के अलावा समय समय पर सामाजिक कुरीतियों जैसे जातिवाद, लैंगिक असमानता और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। प्रिंट के बाद पहले रेडियो और फिर टीवी के चलते पत्रकारिता में बड़े बदलाव आए। अब तेजी से फैली डिजिटल दुनिया में हिंदी पत्रकारिता दुनिया के लगभग हर कोने तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इस 200 साल के सफर में हिंदी पत्रकारिता न केवल समाज में व्यापक बदलाव की साक्षी बनी, पर साथ ही उसने अनेक मौकों पर अपनी जरूरी भूमिका भी निभाई। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं पंकज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।